हाँ भाई, ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है ए, बी और सी, तीन साइडों वाला। ठीक है, तीन साइडों वाला तो ये भी होता है। ये तीन साइडें हो गई, ये तो ट्राइंगल नहीं है। इसी को ट्राइंगल क्यों बोलते हैं? तीनों साइडें जो होती है आपस में क्लोज होती है। ठीक है, आपस में कैसी होती है? क्लोज होती है। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी? अ क्लोज फेस सरफेस ऑफ, नहीं, क्लोज शेप ऑफ थ्री साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, क्या कहते हैं? अ क्लोज शेप ऑफ थ्री साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की ये एक साइड होती है। भुजाएं कौन कौन सी होती है? भुजाएं साइड कौन सी होती है? एक तो ए बी साइड है, ए सी साइड है और बी सी साइड है। ये और ये तीन साइडें होती है। और भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। कोण बन गई है, कोण ए। और कोण कौन कौन से होते हैं? एंगल कौन कौन से होते हैं भाई? इंटीरियर एंगल। अंतः कोण कितने हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये अंदर वाले कोण है और ये इनकी भुजाएं हैं। और तीन भुजाओं को आपस में क्लोज कर दो, आपस में मिला मिला के जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो क्या है? क्लोज शेप ऑफ थ्री साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल। तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू जो है 180 डिग्री के इक्वल आएगी। ये तो हो गई बेसिक जानकारी त्रिभुज के नजरिए से। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं? दो। दो चीजों के आधार पर त्रिभुजों को अपन बांटते हैं। पहला कौन सा है? भुजाओं के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है इक्विलेटरल, ठीक है। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज को मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा है, क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? विषमबाहु, स्केलर। विषमबाहु, ठीक है। समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। और इसके सबके कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और कितने डिग्री के होते हैं? सभी 60 डिग्री के होते हैं। अरे हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तभी तो 60 60 60 80 डिग्री बनेंगे 100। ये क्या होता है? इसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजाएं और ये अलग हो गई, तो इसका मतलब कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होगी
और उन दो साइडों से जो एंगल बनेंगे उनके ऑपोजिट एंगल आपस में कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे। मतलब ये दो भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब इनसे दो एंगल बनेंगे ऑपोजिट वाले, वो इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइडें इक्वल होती तो ये दोनों एंगल इक्वल होते, अगर ये दोनों साइडें इक्वल होती तो ये दोनों एंगल इक्वल होते। जो इक्वल साइड है उसके नीचे जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपस में इक्वल बनेंगे। तो समद्विबाहु का मतलब कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर। स्केलन का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये है साइडों के आधार पर। कौन सा, क्या बताऊं आइसोसेलेस ऑफ, 8th क्लास में बताया, 9th क्लास में बताया, तो पता है। तो इसमें क्या, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है बस, कोई भी, और उनसे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। नोट करो जल्दी फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। दूसरा टाइप कौन सा है, कोणों के आधार। तो कोणों के आधार पर पहला ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन टाइप हो गए। एक्यूट एंगल मतलब सभी कोण आपस में किसी भी ट्रायंगल के हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटी होगी। एंगल बी की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू भी लेस देन 90, मतलब सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब यहां पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहां पर समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइपोटेनियस होती है, इसकी बेस होता है, और इसका ये परपेंडिकुलर होता है, जो अपन ने खूब सारा पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। ये लिखो, आगे चार बेटे हैं, चारों के चारों इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के। ठीक है, चलो टाइप्स पढ़ लिए अपने ट्रायंगल के। अब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, सिमिलर चीज। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सेम दिखने वाले, सेम जैसे दिखने वाले, सेम सेम नहीं, सेम जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, सिमिलैरिटी होती है। क्यों ना, सिमिलर है दोनों आपस में। सिमिलर कैसे, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं है, दिखते सेम है, ऐसा कहते हैं ना, सिमिलर है। तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे सिमिलर। तो 9th क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था ना, रूल है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ा था 9th क्लास में। और 10th क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, त्रिभुजों में समरूपता और त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता।
और 8th क्लास में अपन ने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि ट्राइंगल होता क्या है। फिर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं वो 9th में पढ़ा। फिर 10th में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, फिर 11th में इसका और एडवांस वर्जन पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता होना चाहिए। सर्वांग समता, सर्वांग समता ये होता क्या है, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था ना। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, दूसरा एक और ट्राइंगल बनाया पी क्यू और आर। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। सर्वांग समता का साइन क्या होता है, दोनों ट्राइंगल यही तो होता है। सो वो कहते हैं ना साइड साइड एंगल साइड एंड, वो 3 रूल पढ़े थे ना, है ना, इसमें भी वो रूल आएंगे पर वो थोड़े डिफरेंट होंगे। ये इसका सिंबल होता है सर्वांग समता का। अब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे कब, कौन सी कंडीशन में, अगर इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी। पहला रूल क्या है, सर्वांग समता होने का पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, मतलब ए बी की वैल्यू जो है इसके जैसे दिखने वाली कौन सी है, ये इस साइड है तो ये भी इस साइड, तो ये कौन सी होगी, पी क्यू। और दूसरा बी सी के इक्वल क्यू आर, और तीसरा ए सी के इक्वल पी आर। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब संगत कोण भी बराबर हो। संगत कोण मतलब अगर ये टॉप पे बन रहा है तो इसका टॉप एंगल कौन सा है, तो एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के बराबर होना चाहिए, और एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो रूल है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सर्वांग समता के दो रूल होने चाहिए कि कोई भी दो शेप आपस में सर्वांग सम कब होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। मैं बार बार करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूं, संगत क्यों बोल रहा हूं, मतलब अगर इसकी ये साइड ले रहे हो तो इसकी ये साइड ही इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं ये इसके इक्वल हो रही है वो करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जैसे कि ये हाथ एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है अपने, अंगूठा अंगूठे के इक्वल है, ऐसे नहीं अंगूठा मिडिल ये जो बीच वाली उंगली है इसके इक्वल करने के लिए तुले वगैरह सर कहां इक्वल तो नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो अपने दोनों हाथ आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दोनों पैर भी आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं कि नहीं है तेरे, है? ठीक है, आई बात समझ। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है, ये होता है। अब उसमें ये रूल बनाए हैं अपने कि भाई साइड एंगल साइड, दूसरा साइड साइड साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल। ये 3 रूल बनाए हैं कि भाई अगर अब हर बार तो अपन 6 के 6 पार्ट तो इक्वल करने से रहे, क्वेश्चन जब आएगा तो अपने पास हर बार 6 के 6 पार्ट इक्वल थोड़ी करेंगे। तो उन्होंने क्या है रूल बना दिए कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल के एक साइड नहीं, दो साइडें आपस में इक्वल हो रही है करस्पॉन्डिंग, और एक एंगल आपस में इक्वल हो रहा है, तो वो सर्वांग सम हो। ये रूल निकाले ताकि क्वेश्चन सॉल्यूशन में अपन को आसानी हो। ठीक है, तो ये है सर्वांग समता के रूल।
और ये सर्वांग समता की कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी, इसको पहले नोट करो। ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या है जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रायंगल की समरूपता, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखो तो नीचे वाला दिखना नहीं चाहिए, हर एक पार्ट आपस में इक्वल होते हो तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है इसका जो साइन होता है वो ये होता है, सिर्फ यही होता है, बराबर नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं, एक जैसे दिखने वाले। मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और एक मैंने ये बना दिया, एक जैसे है, ये भी तीन भुजाओं वाला ऐसे सीधा खड़ा है, ये भी तीन भुजाओं वाला ऐसे सीधा खड़ा है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन बराबर नहीं है, साइज में ये बड़ा है ये छोटा, लेकिन सिमिलर है, कहते हैं ना सिमिलर दिख रहे हैं। तो इसी के रूल्स को अपन पढ़ेंगे। तो सिमिलर होने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बनाया टी क्यू आर, दो ट्रायंगल बनाया। पहला पॉइंट क्या है कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल corresponding angles are equal, सभी संगत कोण बराबर हो, पहले तो ये कंडीशन। दूसरी, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर नहीं आर इन सेम रेशियो, ठीक है, सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ये यही चेंज हो जाता है मामला। सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी देखो, करस्पॉन्डिंग कोण तो उसमें भी इक्वल होते हैं, इसमें भी इक्वल होते हैं, है भाई। एक छोटी हाइट, सर आप कहते हो मैं भी बंद कर देता हूं फिर, और ये क्या करें सर, आवाज आ रही है यार बहुत, मैं 2 बार आ गया हूं मैं, इस बार नहीं आना, फिर क्या मतलब सर, और अब लास्ट वार्निंग है, पहले से क्लियर कह देता हूं। ठीक है, तो सभी भुजाओं का जो अनुपात है, अनुपात मतलब भुजाएं बराबर नहीं होगी, उनका जो रेशियो बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे कैसे रेशियो, कैसे मतलब, ये अगर 5 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 12, ये 8 है, तो ये 16। अब रेशियो कैसे बराबर बने, करस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, ये इस साइड है तो ये इस साइड, मतलब 5/10 अनुपात तो ऐसे लिखा जाता है ना, और ये 6/12 और 8/16, ये कट गया कितनी बार, 1/2, ये भी कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/, रेशियो बराबर आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशनें फुलफिल हो रही है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो क्या है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है। कैसे, इसमें सम ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे, एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल, और एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल। और साइडों का रेशियो कैसे इक्वल होगा कि भाई ए बी
अपॉन पी क्यू बराबर बीसी अपॉन क्यू आर, एसी अपॉन पी आर, रेशियो बराबर आ गया। अगर ये दो कंडीशनें फुलफिल हो रही है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। आई बात समझ में? और कंडीशनें दोनों होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक हो रही है दूसरी नहीं हो रही, दोनों जरूरी है। एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी नहीं है, ये दोनों की दोनों जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। नोट करो। $20,000 आई एम रिच। तेरे क्या बात करने का कीड़ा है क्या तेरे तेरे हाँ, नीचे भी गुटरकू करता रहता है। रूल पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ लिया था अपन, है ना। अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो सिमिलैरिटी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स इक्वल नहीं, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। सिमिलैरिटी की कंडीशन अनुपात, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स। प्राची जाते टाइम टैक्सी में चले जाना, ठीक है। अब की पॉइंट्स है, जैसे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। सभी वृत्त आपस में सिमिलर मतलब समान ही होता है, समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑल स्क्वायर्स आर, जैसे इस ये कैसे कंसेप्ट करें, सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, होता तो गोल ही है, इसकी रेडियस डिफरेंट होती है, इसकी अलग होती है ना, लेकिन होता तो दोनों गोल ही है। दुनिया के कोई भी सर्कल लिया हो, सर्कल तो हमेशा गोल ही होता है। तो सभी सर्कल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। जैसे छोटा स्क्वायर लूं या बड़ा स्क्वायर लूं, अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर 4 4 की है और इसकी 8 8 की है, तो सभी साइडों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। और वर्ग के सभी कोणों का मान 90 डिग्री तो होता ही है, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इसीलिए क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगला ऑल इक्विलेटरल triangles are similar to each other, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट करो।
मार्क एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली जगह भरनी है, फिल इन द ब्लैंक है। क्या है पहला, यही कर लेते हैं चलो। सभी व्रत आपस में समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। अभी करवाया ये फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड, सभी वर्ग आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु। इक्विलेटरल। चौथा, सब भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, प्रोपोर्शनल। तो पहले में क्या आएगा, इक्वल आएगा, मतलब बराबर, पहली खाली जगह में, और दूसरी में समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां, कोई भी ले लो, स्क्वायर्स एंड सर्कल। बहुभुज बोला है ना, सब आकृतियां बोलिए, सर्कल कर लो, एक तो स्क्वायर ले लो जो आपस में समरूप होती है, और सर्कल भी आपस में समरूप होता है। ऐसी आकृतियां समरूप नहीं होती हो, कोई भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो और एक स्केलर ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को पता करना है कौन सा समरूप है या कौन सा नहीं है। डायग्राम दे रखा है, नहीं ये दोनों में देखना है ना, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5, सभी 1.5 दे रखा है। सेंटीमीटर, सीएम, 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 पी, क्यू, आर और एस। दूसरा दे रखा है, सभी 90 डिग्री वाले दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री, 333। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इन दोनों में बताना कि दोनों सिमिलर है या नहीं है। भाई रेशियो तो इक्वल आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 और 1.5 डिवाइडेड बाई 3। ये रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। रेशियो तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं है ना, दे थोड़ी रखा है, नहीं दे रखा। दिस इज नॉट 90 डिग्री, आर इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू इज नॉट इक्वल टू आर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। अरे भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हो रहे हैं। ये 90 डिग्री है, लेकिन यहां इसके कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं दिख रहा है अपन को, दे नहीं रखा इसने, नहीं दे रखा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशनें होनी चाहिए, इसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, लेकिन कोण इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे। नोट कर लो। अभी मैं जो थ्योरम लिखा रहा हूं उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालो, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। थ्योरम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट एक में लिख ही देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में डालना पड़ेगा मेरे को, डालना तो वैसे ही पड़ेगा, चलो एडिट करके साइड में डाल दूंगा।
थ्योरम 6.1, इसको अपन बेसिक इंग्लिश की बुक देना। प्रोपोर्शनलिटी की स्थिति, ठीक है। समानुपातिकता यही है, आधारभूत समानुपातिकता और मैं वाह क्या इन्वेंशन है, सही है, बढ़ो आगे। ठीक, चलो ये जो थ्योरम है 6.1 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि बुक में गिनी चुनी ही थ्योरम है आपके, 4 या 2 3 4 5 थ्योरम ही है, हाँ टोटल पुराने सिलेबस में कम से कम थ्योरम थी 25-30। जो 2017-18 में आरबीएसई का सिलेबस था ना, राजस्थान बोर्ड का, ये तो एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी के सिलेबस मतलब लगभग आधा अधूरा नॉलेज है इसमें, प्योर नॉलेज वाला सिलेबस जो था वो आरबीएसई वाला था, उसमें बिल्कुल अच्छे से पूरा सिलेबस था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है, और आएगी फिर 5 नंबर की आएगी बेटा, सीधा 5 नंबर का आएगा, पीछे वाला सेक्शन डी का क्वेश्चन है ये, समझ लो ये, ठीक है। चलो इसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रश्न कैसे आ सकता है कि स्टेट बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है, या फिर इसका और नाम है, क्या नाम है, हेल्स थ्योरम, हेल्स थ्योरम, क्योंकि इसने थेल्स ने लिखी थी इसलिए इसको हेल्स थ्योरम भी कहते हैं, हेल्स प्रमेय, ठीक है, हेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट थेल्स थ्योरम, ठीक है, हेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो एक तो इस टाइप का प्रश्न आ गया, एक इस टाइप का प्रश्न आ गया, और एक जो स्टेटमेंट जो है वो आ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को 3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं इसमें, तो तीनों का आंसर सेम ही होगा, करनी तो वही है, सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। क्या करेगा, बोलेगा अगर प्रूव स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आपको यही करनी, स्टेट थेल्स थ्योरम तो आपको यही करनी, और स्टेटमेंट आ जाए पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट करना। अब स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी त्रिभुज की, ट्राइंगल जो होता है ना, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइडों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर लाइन ड्रॉ करें तो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें थर्ड लाइन के, तो वो जो ड्रॉ की हुई लाइन है ना, और जो जहां से कट करते हुए जा रही ना, उन 2 साइडों को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है, डायग्राम समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो प्रमेय क्या कह रही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, मतलब किसी भी ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के ये ए हो गया, बी हो गया, सी, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब ये वाली साइड है, इसके पैरेलल मैंने लाइन खींच दी, समांतर एक रेखा खींची जाती है, जो दोनों, जो बाकी वाली दोनों भुजाएं है ना, उनको पॉइंट यहां और यहां पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। तो ये इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये टुकड़े हैं ना 2 साइडों के, इनका जो रेशियो है आपस में
इक्वल, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC बनेगा। ये अपन को प्रूव करके बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, क्या गिवन दे रखा है वही सेम दिया, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई। सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, एंड DE इंटरसेक्ट sides AB and AC at D and E point, ठीक है। DE भुजाएं AB तथा AC को D तथा E पॉइंट पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है, ठीक। अब प्रूव क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD, ये वाला साइड का टुकड़ा अपॉन ये अपॉन ये, सभी रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन रचना अपने मन से मैंने क्या जोड़ा है यहां पर कि भाई मैंने क्या कर दिया कि भाई एक AB के ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, N, और इसके ऊपर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको क्या नाम दिया, M, ठीक है। मतलब EN परपेंडिकुलर ऑन AB और DM इज परपेंडिकुलर ऑन ड्रॉ कर दिया, एंड ज्वाइन BE एंड DC और BE को मिलाया, ठीक है, एंड ज्वाइन BE एंड DC, इतना तो पता चल जाएगा ना, हिंदी मीडियम वाला ज्वाइन का मतलब मिलाया, ठीक है, BE तथा DC को मिलाया, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ, उपपत्ति, ठीक है, असली परीक्षा यहां से स्टार्ट, कोई आएगा, चलो करते हैं। हाँ भाई बताओ कैसे करें, अंकिता सॉल्यूशन बता, अंकिता सॉल्यूशन बता। सर मेरे को सॉल्यूशन आता तो आपको पैसे थोड़ी देती। चलो बेटा, अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, हाँ क्या करते हैं, बेच देते हैं क्या, हाँ अच्छा देख लिया। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ऊपर वाला ADE, त्रिभुज ADE में देखा, क्या देखा मैंने, क्या देखा कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा भाई, इसको मिटा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा, 1/2 बेस, इसका बेस क्या है AD, इनटू हाइट कितनी है, इसकी हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है ना EN, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा
है ट्राइंगल बी डी ई, कौन सा त्रिभुज? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये बी डी कैसे बन रहा है? ये बी डी ऐसे बन रहा है, इसको मैं यहां से साफ करूं, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है ना? ऐसे बना हुआ है ना? थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना? इसकी हाइट कौन सी होगी? ये होगी। बेस कौन सा होगा? बेस तो ये होगा ही होगा। तो 1/2 बेस तो लिख दिया मैंने बी डी। अब हाइट कौन सी लिखूं? ई एन क्यों होगी भाई? डी ई होगी, ये डी है, ये ई है और ये बी है, हाइट कौन सी होगी? डी ई नहीं होगी हाइट बेटा, ये एक तिरछी रेखा, ट्राइंगल ऐसे ही हो, ऐसे पड़ा है ये ट्राइंगल, ये है ऐसे है, तो ये हाइट थोड़ी होती है, ये तो तिरछी ऊंचाई हो गई। हाइट कभी भी ऐसे इंक्लाइन नहीं होती, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। हाइट परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस वाले त्रिभुज की भी हाइट कौन सी होगी? ई एन। सिंपल सी बात है। जैसे अपन को ऐसे टेढ़े खड़े होते हैं ना, तो अपनी हाइट टॉप से बॉटम मापी जाती है, ऐसे टेढ़ी हाइट नहीं मापी जाती। पहाड़ की ऊंचाई टॉप से मिडिल के बॉटम से मापी जाती है, ऐसे वो वाली हाइट इंक्लाइन हाइट होती है, वो परपेंडिकुलर हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो अपन को परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? इंक तो सर नीचे है। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब ये सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 एडी इंटू ई एन, और ये हो गया 1/2 बीडी इंटू ई एन। सी एन कट गया, बीडी सी बीडी कट गया, आया क्या? एडी अपॉन बीडी, इक्वेशन 3। अब एडी अपॉन बीडी तो आ गया। ठीक है, अब और ट्राइंगल लेते हैं, चलो ये तो इसकी बात होगी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल वापस एडीई 1/2, इसी का वापस ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला बेस और ये वाला हाइट लेके, सेम ट्राइंगल ऊपर वाला, उसका अभी बेस कौन सा लेंगे? एई ले लेंगे। अगर बेस एई लेंगे तो हाइट ये वाली मापेंगे। तो ये 1/2 बेस कितना है? एई इंटू हाइट कितनी है? डीएम, इक्वेशन 4। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही सेम वापस ये डीईसी, इसका एरिया 1/2 हाइट तो हो जाएगी ईसी, और नहीं, बेस हो जाएगा इसी, और हाइट कौन सी होगी? डीएम ही होगी, क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर हाइट ये होगी। इक्वेशन 5, वही सेम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी, ये 1/2 एई इंटू डीएम, और ये हो गया 1/2 ईसी अपॉन डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या? एई अपॉन ईसी, इक्वेशन 6। अब जरा देखो, ये आ गया, ये आ गया, बराबर रख दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही बराबर नहीं रखेंगे। बराबर क्यों होते हैं, रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि ये दोनों बराबर कैसे लाने हैं? आ तो गए एडी अपॉन बीडी और ए अपॉन ईसी। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव कैसे करें? इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 6 के इक्वल कैसे प्रूव करें? उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां किसका एरिया आ रहा है? एडीई। ये भी एरिया किसका है? मतलब ऊपर वाला तो सेम ही है, ऊपर वाला एरिया सेम, लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया अपन को बराबर करना। मतलब दो लाइनें हैं ऐसे, एक ट्राइंगल बन रहा है,
ऐसे, और एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे। ये दोनों एरिया इक्वल कर रहे हैं आप, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, इसका और इसका। कैसे इक्वल करेंगे? कैसे इक्वल करेंगे? किसी को याद है क्या ये चीज? ये लाइन इस लाइन के कैसी है? कैसी है? अब मैंने हिंट दे दिया, ये दो लाइनें आपस में कैसी है? पैरेलल है। तो ये दोनों त्रिभुजों का एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे? क्लास 9 चैप्टर 9 क्वाड्रिलेटरल, 9 या 10? 9 हो गया होगा। हाँ 10 हीरो, चैप्टर 9। हाँ चैप्टर 9 के अंदर बोला है कि दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो उन त्रिभुजों का एरिया आपस में बराबर होता है। इसलिए कहते हैं हर क्लास को सीरियस लेके पढ़ा करो, उसका कॉन्सेप्ट यहां यूज आ रहा है। दो समांतर भुजाएं, इन दो समांतर भुजाओं और सेम बेस, समांतर भुजाएं और समान आधार, त्रिभुजों का बेस भी इक्वल है और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो अपन क्या कहेंगे, यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्यों? क्योंकि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। अब ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इक्वेशन 7 कर दूं। अब अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हैंड्स प्रूव इट इज सिदम। ठीक है, नोट करो, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के सॉल्व। 6.2 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे सीधा। थ्योरम हो गई, उस थ्योरम के बेस पे अपन एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का, यदि कोई रेखा एबीसी ट्रायंगल को भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो तथा उस भुजा के BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AC, AE अपॉन AC। कि अगर किसी त्रिभुज ABC, ये लो भाई त्रिभुज ABC बना दो पहले, ये बन गया त्रिभुज ABC। इसमें से कोई भुजा D जो है, एक कोई लाइन है L जो कि AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। क्या करती हुई जा रही है? इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो अपन को ये प्रूव करना, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है कि भाई DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है?
है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। प्रूफ लिखते हैं यहां पर, उपपत्ति। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई लाइन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है और अगर वो भुजा तीसरी भुजा के पैरेलल बन रही है, इसके पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC अकॉर्डिंग टू बाय BPT लिख दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कर सकते हैं ऐसा? अरे कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मैंने DB अपॉन AD कर दिया और EC अपॉन ए कर दिया। अब क्यों किया कि बेटा अगर मैं 3/2 लिखूं और इस साइड भी मैं अगर 3/2 लिखूं तो मैं इस दोनों को 2/3 बराबर 2/3 भी तो कर सकता हूं। उल्टा कर, मतलब एक साइड अगर कुछ फेरबदल कर रहे हो तो वो का वो फेरबदल उस साइड भी करो। ये क्या है, ये 9th क्लास के 5th चैप्टर के अंदर वो थे ना, जायोम्स वगैरह, अनुच्छेद वगैरह थे ना, पढ़े कौन, ठीक है। एडिंग या एड 1 + 1 इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ +1 करने पर तो DB अपॉन AD +1 और EC अपॉन AE +1। इनका एलसीएम लिया तो DB अपॉन DB प्लस AD अपॉन AD और ये EC प्लस AE अपॉन AE। अब DB और AD दोनों मिलके क्या साइड बना रहे हैं, AB, और ये हो गया AD। ये भी साइड मिलके क्या बना रहे हैं, AC, ये हो गया AE। अब इनको भी मैंने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, AD अपॉन AB AE अपॉन AC। यही प्रूव करना था, एंडरसन प्रूव, नोट करो। क्या हुआ, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल सेकेंड क्या कह रहा है भाई, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है। असमांतर भुजाएं AD और BC क्रमशः E और F बिंदु पर स्थित है। E F भुजा के समांतर है तो दर्शाइए कि AE अपॉन ED। अच्छा क्वेश्चन। समलंब कैसा होता है भाई, ट्रेपेजियम होता है ना, ट्रेपेजियम में कोई भी दो साइडें आपस में पैरेलल होती है, तो ये हो गया ABC और D, तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। मतलब एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब समलंब है और क्या दे रखा है कि AB पैरेलल है DC के, और ये दे रखा है E और F, AB पर AC पर E पॉइंट है और BD पर F पॉइंट है। AD और BC क्रमशः E और F असमांतर भुजाएं AD ये ले भाई, बस। और ये दे रखा है कि भाई AD और BC पर ये E और F पॉइंट इस प्रकार से है कि भाई ये वाली जो साइड है EF, ये किसके पैरेलल दे रखी है, AB के पैरेलल दे रखी। तो ये दोनों तो पैरेलल है ही, साथ में ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, अब प्रूव करना है अपन को AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, AE अपॉन ED BF अपॉन FC। ठीक है, अब मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
रचना करनी पड़ेगी अपने मन से। क्या करना है? ज्वाइन AC, ठीक है, AC को मिलाया, बस इतना सा करना है। अब AC को मिलाया है कि अगर AB पैरेलल है DC के और EF पैरेलल है AB के, देन EF ऑल्सो पैरेलल DC। भाई अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। ये तीनों आपस में कैसी हो गई? समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। अब लेता हूं मैं त्रिभुज कौन सा? ये वाला ADC। नाउ ट्राइंगल ADC, इसके अंदर देखा कि अगर देखो यहां इंटरसेक्ट कहां करवा दिया मैंने? जी पे करवा दिया। अगर EG पैरेलल, भाई इस वाले त्रिभुज के अंदर क्या हुआ? अगर EF इसके DC के पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या हो गया? EG और ये छोटा सा टुकड़ा भी इसके क्या होगा? पैरेलल ही होगा ना। तो ये EG पैरेलल है DC के, देन AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, इक्वेशन फर्स्ट बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी प्रकार से त्रिभुज और लेते, कौन सा? ये उल्टा वाला CBA। नाउ त्रिभुज CBA में देखा, इसमें देखा कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये छोटा सा टुकड़ा इसके भी पैरेलल होगा। GF is parallel to AB, then CF upon FB is equals to GC upon GA, इक्वेशन सेकंड बाय BPT। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये हो गया BF अपॉन FB को मैंने BF लिख दिया, ठीक है। ये CF इज इक्वल टू GA अपॉन GC, इसको इक्वेशन सेकंड नहीं करके इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा किया मैंने, ठीक। ये एक सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट में देखो AG अपॉन GC, इसमें भी देखो AG अपॉन GC। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक तथा समीकरण दो से अपन ये कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन CF। यही तो प्रूव करना था अपन को। नोट करो क्या टाइम हुआ। एग्जाम्पल 3, ट्राइंगल दे रखा है और उसकी कंडीशंस दे रखी है। ट्राइंगल क्या है? PQRST, PQRS और T ये गिवन है। इसके अंदर दे क्या रखा? PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR, ये दे रखा है। और एक एंगल दे रखा है इक्वल है एंगल ये वाला PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये दो कंडीशंस दे रखी है। अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQR इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसका कोई काम नहीं है, रचना अपन इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको साफ कर देते हैं। प्रूफ करते हैं। देखो भाई, अपन को कंडीशन ये वाली दे रखी है कि PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, ये चारों साइडों के जो रेशियो है वो आपस में इक्वल दे रखे हैं। वो कब इक्वल होते हैं? जब बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। और बीपीटी थ्योरम की कंडीशन क्या है कि अगर ये इक्वल है चार टुकड़े, इसका मतलब ये पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब चार टुकड़े का रेशियो आपस में। अब इसने दे दिया ट्राइंगल PQR, इसमें बोला है कि भाई PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR,
देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो बीपीटी के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि भाई एस टी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के इक्वेशन फर्स्ट। भाई एस टी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, नहीं पैरेलल आ जाएगी, बराबर नहीं पैरेलल आ जाएगी, क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। और एंगल अगर पी एस टी, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल पी एस टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ना। दो पैरेलल साइडें होती है, उनको एक लाइन ट्रांसफर करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना। तो ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करते जा रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो पीएसटी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी क्यू आर के बराबर हो गई, इक्वेशन सेकंड। और पीएसटी किसके बराबर दे रखा है, पी आर क्यू के बराबर भी दे रखा है, इक्वेशन थर्ड। तो पीएसटी इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए, पी क्यू आर बराबर पी आर, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए ना। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब आमने सामने के कोण बराबर है। इट मींस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पी क्यू जो है साइड जो है पी आर के बराबर होगी, पी क्यू जो है पी आर के बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस, पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आई बात समझ में, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। बाकी वाला करेंगे अपन कल, 6.2 एक्सरसाइज कल करेंगे। अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी थी ना 6.2, एक्सरसाइज 6.2। लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो डायग्राम दे रखे हैं दो, उसको देख के आपको आंसर निकालना है। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ए बी ए बी और सी, ये 3 सेंटीमीटर। कंडीशन दे रखी है अपन को कि डी ई पैरेलल बी सी, ये तो फर्स्ट में। सेकेंड वाले डायग्राम में डी ए बी सी 1.85 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। इसकी कंडीशन दे रखी है अपन को। इसमें तो अपन को एडी निकालनी है और इसमें ईसी निकालनी है। कंडीशन ये दे रखी है, डीई पैरेलल बीसी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। पीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहती है अपन को कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन जाए और तीसरी भुजा के अगर पैरेलल आ रही है, तो वो जो पैरेलल लाइन जो जा रही है वो उस दो साइडों को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT। तो AD की वैल्यू दे रखी है 1.5,
डीबी 3 सेंटीमीटर, ए अपन को 1 दे रखी है और इसी को x मान लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो x इधर चला जाएगा, ये 1/1.5 और ये 3 सीधा मल्टीप्लाई में 1.5 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। सेम सेम इधर करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। AD की वैल्यू अपन को नहीं पता, AD अपॉन 7.2, उसको मान लिया 1.8 और ये हो गया 5.4, तो AD इधर ही रहेगा, बाकी 1.8 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है और 3 की टेबल में ये 2.4, तो AD की लेंथ कितनी आ गई अपने पास 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, नोट करो ये। अब 3 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड के 3 एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसने बोला कि ये जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी कंडीशन बन रही है और उस कंडीशन के क्या अपन को वैल्यूज दे रखी है साइडों की, तो बताना है कि भाई इसमें EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR है या नहीं है, EF पैरेलल QR है या नहीं है, इसमें भी EF पैरेलल QR है या नहीं है, यही है ना हर एक कंडीशन में। इसने बोला है कि ट्राइंगल PQR की भुजा PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। ट्राइंगल कौन सा है, PQR, PQ और PR के ऊपर एक दो साइडें हैं, यही है ना, PQ और PR के ऊपर E और F, PQ और PR के ऊपर E और F दो बिंदु है, इसको मैंने मिला दिया और एक इससे लाइन खींच ली। अब अपन को क्या करना है कि अगर ये इसके पैरेलल है, मतलब EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है। अब पैरेलल कब आती है, जब इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब अपन क्या करेंगे, कुल मिला के इन 4 रेशियो को बराबर करेंगे। इसने बोला P कितना है 3.9 अपॉन EQ कितना है 3 और PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। देखो भाई पॉइंट हटाया 39 अपॉन 30 कर दिया और इन दोनों में से डायरेक्ट पॉइंट हट गए, ठीक है। 3 की टेबल से ये 10 टाइम चला गया और ये 13 टाइम चला गया ना, और ये 12 की टेबल से और ये 2, तो ये रेशियो यही बन रहा है क्या, और कुछ नहीं बन रहा। ये कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा ना 3 की टेबल से, और ये 12 की टेबल से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट हटा के अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट, मतलब किसी भी एंगल में दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल नहीं है। पता करना है, चेक करना है ना, बताइए कि क्या ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो ये इसके पहली कंडीशन में ये इसके पैरेलल, दूसरी चेक करते हैं, डायग्राम यही रहने देते हैं ना, सेम ही है सब में। अब PF बोल रहा है, ये PF कितना है, नहीं PE कितना है 4 अपॉन EQ कितना है 4.5 और PF है 8/9, पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया 45, 8/9, ये कितना हो गया भाई, वो इसकी टेबल से काट दिया अपन ने 5 की टेबल से, 8/9 ही आ रहा है, 8/9 दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर ऐसी मेजरमेंट दे रखी है तो EF इसके पैरेलल होगा। अब ये वाली चेक करते हैं। अब PQ दे रखी है, टोटल दे रखी है 1.28, ठीक है,
अब अपन ने क्या सीखा कि सर ये दो साइडों का रेशियो आपस में बराबर होता है। साथ साथ दे, ध्यान रखो इधर, मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तुम्हें। ए बी सी, सी और एफ, ये तो होता ही है अगर इसके पैरेलल है, कि अगर ई एफ पैरेलल बी सी के, दोनों पैरेलल है, तो ए अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी तो होता ही है। साथ में ए बी अपॉन ई बी और ए सी अपॉन एफ सी भी होता है, और ए बी अपॉन ए और ए सी अपॉन ए एफ भी होता है। ये भी, इनका भी साइड का रेशियो बराबर होता है। आई बात समझ, मतलब पूरी टोटल अपॉन ये करो, टोटल अपॉन ये करो, वो रेशियो भी आपस में बराबर होते हैं। ये सेम कंडीशन अपन यहां अप्लाई करें। इसने बोला पी क्यू टोटल साइड कितनी है 1.28 अपॉन ये कह रहा पी आर, पी आर कौन सा है पीई दे रखा है, अपॉन कितना दे रखा है तो पी दे रखा है, तो ये कितना है पी 0.18 और पी आर टोटल ले रखी है कितनी है 2.56 और ये पी एफ कितना दे रखा है भाई देखो, इसमें अगर पी दे रखी है इसमें पी एफ दे रखी है, ये टोटल है तो ये भी टोटल है, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये भी का रेशियो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो कितना पी एफ कितना दे रखा है 36, पॉइंट हटा दो, ये 128, 18 बच गया, पॉइंट के बाद में इसके पास भी 2 जीरो, इसके पास भी 2 जीरो है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। कैसे हुआ कैंसिल आउट कि भाई यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, इससे अच्छा है अपन डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। और ये बी सेम 256 अपॉन 36, अब काट लो जिससे कट रहा है तो देख लो 18 की टेबल में जाता है क्या ये 2 की टेबल से 64 9, ये 64 अपॉन 9 ही आएगा, 3 की टेबल में ये जाता नहीं है और ये जाता है, बाकी किसी से कटेगा नहीं। 64 अपॉन 9 आया ये, और ये देखो 2 की टेबल से काटो कितना हुआ 128 है ना, और ये 18, तो वापस वही रेशियो बनेगा 64 अपॉन 9, दोनों बराबर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में भी ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है। नोट करो। प्रश्न संख्या 3, अब ये जो डायग्राम दे रखा है अब ये इसका ये है ना, एन एल एम बी सी डी ए गिवन, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। अब थर्ड के अंदर ये डायग्राम दे रखा है और इसने बोला है कि आपको ए एम अपॉन ए बी और इज टू ए एन अपॉन ए डी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो क्या गिवन दे रखा है कि भाई एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, एल एम जो है इसके, ये दोनों आपस में कैसी है पैरेलल है, और दे रखी है कंडीशन कि भाई एल एन जो है वो भी पॉजिटिव पैरेलल है सी डी के, मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल दे रखी है और प्रूव करना है क्या सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो त्रिभुज ले लो अपने, है ना। देखो प्रूफ इधर से स्टार्ट करता हूं मैं, एक ट्रायंगल ये लिया पहले, सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में देखा ट्रायंगल ए सी बी, इसमें देखा कि इफ अगर एल एम पैरेलल है सी बी के, देन तो अपन ये कह सकते हैं कि ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी,
ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो सकता है ना, बाय बी पी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं कि दो साइडें आपस में पैरेलल है तो उनकी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज अपन को क्या करनी है नाउ, ट्राइंगल एडीसी। इसमें देखा ये नीचे वाला त्रिभुज, इसमें भी सेम, अगर ये वाली साइड इफ अगर एनएल पैरेलल है डीसी के, पैरेलल डीसी के, देन ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, इसमें ए एल अपॉन एल सी, ये भी ए एल अपॉन, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी। निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले तो उल्टा करूंगा, तो ये एम बी अपॉन ए एम हो जाएगा और ये एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा। अब प्लस वन इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ प्लस वन करने पर, ठीक है। तो ये एम बी अपॉन ए एम प्लस वन और ये एन डी अपॉन ए एन प्लस वन, ठीक है। इसको ऐड किया, एम बी प्लस ए एम और नीचे ए एम का ए एम, और ये एन डी प्लस ए एन और ये ए एन का ए एन। एम बी और ए एम कितना बन गया, एम बी और ए एम मिलके क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है ना। ये ऊपर ए बी हो गया अपॉन ए एम हो गया, इज इक्वल टू ऊपर ये क्या हो गया, ए डी हो गया और नीचे ए एन हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, तो ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो डायग्राम बताओ क्या है, डायग्राम दे रखा है 6.9, ये जो बुक में आपके डायग्राम दे रखा है वो ये है। ये एफ है, थोड़ा सा और सेट कर दें, सबसे, ठीक है। बी एफ ई सी ए और डी गिवन, क्या दिया हुआ है भाई, सबसे पहले तो गिवन लिखो। इसने बोला है कि डी ई पैरेलल ए सी, ये वाली जो साइड है, ये साइड इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है AC की। तो DE is parallel to AC and और LN is parallel to CD। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, DF है, मैं ऊपर वाले में चला गया। DF is parallel to AE, बस यही दे रखा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है BF is equals to FE is equals to BE अपॉन EC, ये करना है ना, बस इतना तो आसान है।
प्रूफ लिखो सबसे पहले तो। सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला छोटा वाला है ना, इस ट्राइंगल को लो, ट्राइंगल बी ए ई। इसमें देखा कि अगर डी एफ पैरेलल है ए ई के, इफ देन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपॉन ये अपॉन ये, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ले लो, नाउ ट्राइंगल बी ए सी। इसमें देखा कि अगर ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, जो कि दे रखा है कि इफ डी ई पैरेलल ए सी, देन, तो अपन कह सकते हैं ये डी ई पैरेलल ए सी है ना। पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, उसमें ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल थी। अब बड़ा वाला लेंगे तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला टुकड़ा इस छोटे टुकड़े के बड़ा, मतलब बी ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन सेकेंड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण एक तथा समीकरण दो से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो ये इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नोट करो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, डायग्राम दे रखा है 6.20, मतलब ये वाला डायग्राम। पी ई एफ एफ डी ओ क्यू आर, ये डायग्राम है। दे क्या रखा है, वही सेम डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। डीई पैरेलल ओ क्यू मतलब ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। आई बात समझ? तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ जो है वो उसके क्यू आर के पैरेलल है, ये अपन को प्रूव करके बताना है। सेम वही वीपीटी थ्योरम यूज हो रही है। उपपत्ति में सबसे पहले अपन क्या जाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इस वाले ट्राइंगल में टेढ़ा जो पड़ा है ना इस टाइप से, ये ऐसा है ना ट्राइंगल, ये वाला, इसमें देखेंगे, इसमें देखो ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, ईडी और क्यू पैरेलल है ना, तो इसका मतलब चार चार टुकड़े आपस में बराबर होंगे, मतलब कि इसमें ईडी पैरेलल क्यू ओ, इफ देन वही सेम, तो पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, इक्वेशन फर्स्ट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम ट्राइंगल कौन सा लिया, पी आर ओ,
पी आर ओ मतलब ये वाला ट्राइंगल पी आर ओ, इसमें डी एफ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका कि अगर डी एफ पैरेलल ओ आर, इफ देन, तो क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अपन देखो पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ, तो इसका मतलब पीई अपॉन पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के, सेकेंड, थर्ड होगी ये इक्वेशन। अरे भाई ये दोनों सेम चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। अब ये क्या बन रहे हैं, किसके रेशियो बन रहे हैं, ये रेशियो बन रहे हैं, ये टोटल रेशियो बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बाय बीपीटी से ये ई एफ अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से हम ये कह सकते हैं कि ई एफ अपॉन ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हेंस प्रूव। नोट करो कौन सा, हाँ पीई अपॉन पी क्यू, अच्छा है, अच्छा पीई अपॉन ई क्यू आएगा, है ना बेटा, ओके, इसमें भी सही है, ये तो सही है, पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ सही है। अब ये यहाँ पर भी पी क्यू नहीं रहेगा, पी क्यू रहेगा, सॉरी बेटा ध्यान नहीं दिया अपन ने, वेरी गुड। नोट करो, जल्दी करो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम दे रखा है 6.21, सेम एक ही थ्योरम बार बार यूज हो रही है, ओ बी सी ए पी क्यू आर, ये डायग्राम दे रखा है, गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू एंड तथा ए सी पैरेलल पी आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, और प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर, सेम एक ही चीज बार बार आ रही है, ध्यान से देखो, ये डायग्राम तुम्हें दे रखा है, ठीक है, और ये कंडीशंस दे रखी है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, तो अपन सीधा साधा क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ना, जिसमें से ये ए बी जा रही है, ए बी, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है, तो नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें देखा कि अगर इफ पैरेलल ए बी पैरेलल पी क्यू, देन तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय पीपीटी क्यू, तो सेम ट्राइंगल इस साइड वाला, अब अपन को बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये प्रूव करना है, तो अपन नीचे वाले ट्राइंगल का अपन को इससे कोई लेना देना नहीं, अपन साइड में एक और ट्राइंगल जा रहा है ना, इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल
जिसमें ये वाली साइड ए सी ओ पी और आर। देखो इसमें ट्राइंगल क्या लेंगे, ओ पी आर। इसमें देखा कि भाई अगर ए सी पैरेलल है पी आर के, तो देन अपन ये कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वही सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण एक तथा समीकरण दो ऐसे लिख देना। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन थर्ड। आगे कंडीशन अपने पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण तीन से। अब ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो इस जिस ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो इक्वल हो रहा है, तो उसकी दो कट करने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बीसी पैरेलल क्यू आर। प्रूफ बाय बीपीटी। ओके, तीन क्वेश्चन और हो गए तुम्हारे, 7 8 9 10 अपन तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करवाया नहीं था क्या? अच्छा, 6.1 मतलब बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए अपन को क्या बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ट्राइंगल क्या है, इसने बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन अगर ड्रॉ करें जो कि क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो बताओ कि इसको भी बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये तो दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ये डी और ई है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और डी ई पैरेलल बी सी ये दे रखा है। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल दे रखी है। तो प्रूव करना है अपन को। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये प्रूव करना है। ए ई बराबर ई सी होगा, ये प्रूव करना है। चलो प्रूफ करते हैं। अपन को क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी अपन को पता है कि डी ई पैरेलल क्या है, डी ई किसके पैरेलल है, ये तो गिवन है। और तो देन अपन ये कह सकते हैं कि एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अरे भाई, अगर ये पैरेलल है तो किससे हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो जाएगा ना, कि दो साइडें अगर पैरेलल है तो उसके चारों साइडों के जो टुकड़े हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ये हो गया। अब अपन को दे रखा है, गिवन दैट दिया है कि क्या है, एडी बराबर डीबी, ये दे रखा है ना। क्यों, क्योंकि ये डी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दो टुकड़े आपस में बराबर है। ये दोनों बराबर है मतलब ये दोनों आपस में कट गए, आया क्या, इसकी जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, और ए अपॉन इसी, इसी इधर आ जाएगा तो इसी बराबर ए, इसी बराबर है, यही तो प्रूव करना था। आ गया आंसर, नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 8। इसने अब बोला है कि ये दोनों, ये जो पॉइंट है ना दो, ये दोनों को दोनों मिड पॉइंट है, बताओ कि ये इसके पैरेलल है। पहले तो पैरेलल दे रखी थी, अब प्रूव करना है पैरेलल है कि नहीं। अब डी इसका मिड पॉइंट है और ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई एसी का मध्य बिंदु है। अब ये दोनों चीजें दे रखी है और अपन को प्रूव करना है डी पैरेलल बीसी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, क्या करें बताओ। क्या देख रहा है पीछे, पीछे क्या देख रहा है। तो अब देखो, गिवन दैट दिया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर ऐसा बोला है कि डी एंड ए इज मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए डी तथा ई भुजाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स है ना। अब ये अगर मिड पॉइंट्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, एडी जो है डीबी के इक्वल हो गया और एई जो है वह ईसी के इक्वल हो गया। अगर मैं एडी अपॉन डीबी करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि दोनों कट जाएंगे आपस में 1 होगी। और ए अपॉन ईसी करूंगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी का अगर रेशियो बराबर आ रहा है, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो इसका मतलब तो देन बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं कि डी पैरेलल बीसी। देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, एबीसीडी कैसा है, ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है। इसके एबी और डीसी आपस में कैसी है, पैरेलल है। क्या दे रखा है भाई, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो और क्या दे रखा है कि और ए बी पैरेलल है डीसी के, ठीक, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। डायगोनल AC and DB intersect at O। विकर्ण AC तथा DB O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी चीज दे रखी है और प्रूव करना है कि भाई AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ये चीज दे रखी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपन को इसमें अपने मन से। रचना क्या की मैंने, ज्वाइन, या फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड बी सी। ठीक है, क्या कर दिया, ई एफ लाइन जो है
इन दोनों के एक पैरेलल बीच में लाइन खींच दी, पैरेलल मतलब समांतर लाइन खींची, ये की। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल कौन सा, देखो इसमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसमें से ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल आ रही है, क्योंकि ड्रॉ की अपन ने उस हिसाब से ही। तो ट्राइंगल ए डी सी, इसमें देखा कि ईओ पैरेलल डीसी, देन तो अपन ये कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बाय वीपीटी, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ट्राइंगल वापस कौन सा लिया, ए ए बी डी या ए डी बी का एक ही बात है, ठीक है, उल्टा ले लिया उसका, ट्राइंगल डी ए बी ले लिया। इसमें देखा कि ईओ सेम वापस पैरेलल किसके हो रही है, ईबी के। ये तो दे रखा है ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी, ये तो आ गया। दूसरा ट्राइंगल लिया डी ए बी, डी ए बी के अंदर अगर ये इसके पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, ए ई अपॉन ई डी ले लेता हूं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बना दिया बाय बीपीटी। अब ए अपॉन ए डी, ए अपॉन ए डी, ए अपॉन ओ सी, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या कर दिया, डायरेक्ट ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इनको डायरेक्ट इक्वल रख दिया, ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। अब ओ सी को ऊपर ट्रांसफर कर दिया और ओ बी को नीचे ले आया, ये कितना हो गया, ओ सी अपॉन ओ डी। अब क्या है, यही तो आ रहा है, यही तो प्रूव करना था बस। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो ना, तो थोड़ा यूं डायग्राम में देख लिया करो, अगर मैं ये साइड ऐसे न लेके इसको पहले अपॉन रिवर्स, क्योंकि बात एक ही है, रेशियो इक्वल करना है, बट ये अपॉन ये करूं या ये अपॉन ये करूं, बात एक ही। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आए या फिर 2/1 इज इक्वल टू 2/1 आए, बात एक, रेशियो इक्वल करना है, वैल्यू कितनी है उसका कोई लेना देना, ठीक है। तो ये अच्छा है और एक बार बोर्ड में आया हुआ भी है, ठीक है। चलो डायग्राम क्या है, वही सेम क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी और डी, ये सिर्फ नॉर्मल क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल जो है वो आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, ऊपर कट कर रहे हैं, ये ऊपर कट कर रहे हैं, डायगोनल हो गए। और ये कंडीशन जो अपन ने पहले प्रूव की थी ना, वो ये दे रखी है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दे रखा है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये गिवन था और ये प्रूव करना था, उल्टा कर दिया सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, वही सेम है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन दिस, ठीक है, ये हो गया डी ओ, डी ओ कर देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, ज्वाइन डी ओ, किस प्रकार से करूंगा कि पैरेलल टू दिस एंड दिस, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, इन दोनों की साइडों का रेशियो इक्वल दे रखा है, ये डी तो किस हिसाब से, एबीसीडी तो आ रखा है, एबीसीडी ई ले लेता हूँ ना, ई ओ कर देता हूँ, ज्वाइन ई ओ such that EO parallel AB and BC, EO को इस प्रकार मिलाया कि इसके पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल समांतर लाइन अपन ने
ड्रॉ की। अब क्या करें, वही सेम ट्राइंगल ले लिया मैंने, कौन सा, ए डी बी या डी ए बी। तो पहले एडीसी ले लेते हैं, एडीसी ले लेते हैं ट्राइंगल। नहीं, ये चीज नहीं दे रखी है, सिर्फ यही दे रखी है, यू को मिलाया, यही चीज दे। किसी एक के पैरेलल करनी पड़ेगी। इसको इस प्रकार से मिला है कि ईओ जो पैरेलल है डीसी के पैरेलल है बस, और ये अपन को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर इस प्रकार मिलाया सच दैट ईओ जो है वो पैरेलल है डीसी के। किसी एक के ही पैरेलल कर दिया, अगर तीसरे के पैरेलल कर लेंगे तो पहले पैरेलल हो गई, फिर मतलब क्या। तो अब लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी ये वाला ट्राइंगल, इसमें ईओ पैरेलल अगर डीसी के, देन तो कि भाई ये ईओ जो है वो पैरेलल डीसी के है, तो इसका मतलब ए ई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। ओसी का हो या सीओ का हो, बात एक ही। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट बना दो भाई। अब लेते हैं ट्रैक, और दिया हुआ क्या है अब देखो ध्यान से, एंड गिवन दैट, दिया है कि क्या बोल रहा है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन बीओ। सीओ को नीचे लेके आ गया तो एओ अपॉन सीओ बन गया, और बीओ को ऊपर लेकर चला गया, बीओ अपॉन बीओ बन गया। ये क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, ये भी एओ अपॉन सीओ है और ये भी एओ अपॉन सीओ है, उसी सीओ एक ही बात है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बीओ अपॉन डी यू। ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बीओ अपॉन डी यू, बराबर आ रहे हैं, मतलब इन साइडों के रेशियो बराबर आ रहे हैं इस वाले त्रिभुज में। ये उल्टा ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर ये चारों रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इट मींस ये होगी इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से हम ये कह सकते हैं कि भाई ईओ जो है वो पैरेलल है ए बी के। अगर ईओ ए बी के पैरेलल आ रहा है और ईओ ए बी, ईओ जो है वो डीसी के ऑलरेडी पैरेलल दे रखा है, ये इसके भी पैरेलल, इसके पहले, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल डीसी। ए बी और ये दोनों आपस में कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। किसी भी ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर के अंदर दो साइड आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। आई बात समझ, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई यार। ओके।